अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं नाज़रीन, कैसे हैं दोस्तों? आज नए सिरे से फिर हम शुरू हुए हैं। आज मुझे लगता है कि आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कल तो आवाज़ नहीं सेटल हुई थी। आवाज़ का जो इशू था वो वॉल्यूम का इशू सेटल नहीं हुआ था। पर अगर तो आवाज़ क्लियर है तो फिर ज़रा एक लाइक का जो है ना वो बटन प्रेस कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको आवाज़ पहुँच रही है। तो अगर नहीं पहुंच रही तो फिर उसको जो कोई भी और कोई इमोजी वगैरह जो है ना वो प्रेस कर दें, ताकि पता चले कि आवाज़ नहीं आ रही। तो क्योंकि कल भी कोई साउंड का मसला हुआ था, तो कुछ दोस्तों ने जो है ना वो गिला किया था कि आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं होती। तो अभी देखें, अभी ये माइक तो मैंने पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में है। अभी देखें अगर आवाज़ आ रही है तो फिर मुझे काइंडली थोड़ा सा उसमें कर दें कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आवाज़ क्लियर है और आवाज़ सही आपको पहुंच रही है। तो फिर आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेक के बारे में था, जो कल हमने जो डिस्कस किया था कि आज हम इंशाल्लाह चेक के बारे में देखेंगे कि चेक की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है, कानून जो है ना वो चेक की ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या कहता है, और चेक की निस्बत से जो भी मामलात हैं, जो भी किस तरीके से हैंडल किए जाएंगे और वो कैसे यानी कि वो मैनेज होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। चेक की जो ट्रांजैक्शन हैं उनकी बाबत बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। यानी कि आप एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके बाद भी जो है ना वो उसके लिए भी चेक देते हैं। अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो आप चेक देते हैं, या अगर आप किसी को लोन देते हैं तो वो आपको चेक के ज़रिए पेमेंट करता है। और अगर आप कोई बिज़नेस किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, आपका कोई उसमें से कोई हिस्सा बनता है, तो उसमें भी आप जो है ना वो उसमें चेक जो है ना वो आपको देता है। लेकिन हमने ये देखना है कि चेक लेना देना तो ठीक है कि चेक आपने ले लिया या चेक आपने दे दिया, उसकी पेमेंट हो गई। लेकिन अगर चेक कैश ना हो तो उस सूरत में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। और अगर चेक यानी कि चेक फ्रॉड के जरिए ले लिया गया या दे दिया गया तो उस सूरत में क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। आज हमने इसमें डिस्कस करना है कि चेक अगर कैश ना हो तो क्या करना चाहिए, अगर आपका चेक है तो कैश नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने चेक लिया हुआ है तो चेक कैश नहीं हुआ हो रहा तो आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ केस स्टडीज़ भी डिस्कस किए जाएंगे कि जो केस लॉज वगैरह जो चल रहे हैं, जो मेरे नॉलेज में या जो मेरे हाथों से गुजरे हैं केस वगैरह, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा और आपको बताऊंगा कि ये यानी कि इसमें हम किस तरीके से जो है ना इसमें इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन को शेयर किया करें और इसमें कमेंट्स वगैरह भी दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस किस्म का यानी कि कोई समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अगर समझ आ रही है तो कोई क्वेश्चन आपका अगर कोई है तो वो आप लाजमी जो है ना वो उसको सेंड किया करेंगे उसमें, ताकि उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए और नॉलेज में जो है ना वो इजाफा हो। ना सिर्फ आपके बल्कि मुझे भी यानी कि ये ज़रूरत होती है कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो ये तो कल से सिलसिला शुरू किया था कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कल जो है ना हम इंशाल्लाह चेक के बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चेक आपको अगर किसी ने चेक दे दिया, आपसे किसी ने लोन लिया, आपसे किसी ने लोन लिया है और आपको उसने पेमेंट के लिए चेक दिया है, तो वो चेक जो है ना वो कैश नहीं हुआ, ऑनर नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है। उसमें ये एक बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है कि जिस वक्त कोई दो दोस्त एक दूसरे को उधार देते हैं तो वो आगे से वो जब वो पेमेंट नहीं होती तो वो पेमेंट तो आगे से कहता है कि पेमेंट करो, तो वो उसमें लड़ाई झगड़ा होता है, फिर पंचायत होती है। पंचायत के दौरान पंचायत या कुछ दोस्त यार मिल के या कोई और यानी कि रिश्तेदार वगैरह बीच में आते हैं और फिर वो जो है ना वो बंदा वो चेक दे देता है, जी ये लो चेक ले लो, ये फलां तरीक को कैश हो जाएगा, और फिर वो फलां तरीक को भी कैश नहीं होता। तो आपको चेक मिल गया, अब आपने उसको अपने बैंक में जमा करवाया है तो आप वो कैश नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है। तो इसमें ये जो सिंपल सादा सा प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो आपने एफआईआर करवानी है, लेकिन आपकी एफआईआर नहीं होगी।
आपने उसके लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो है ना वो ड्राफ्ट करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है और डीपीओ को जो है ना, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को या सीसीपीओ जो भी आपके इलाके में जो बड़ा ऑफिसर है उसको देनी है, या फिर आप अपने मुतल्लिका थाने को भी दे सकते हैं। लेकिन थाने वाले जो है ना वो उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई इतनी सी करेंगे कि आपको भी बुलाएंगे और दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे, और उसके बाद वो जो है ना वो उसको दाखिल दफ्तर कर देंगे। जी इनका लेन देन का मामला था, लिहाजा लेन देन का मामला नज़र आ रहा है, इसलिए इसको दाखिल दफ्तर किया जाता है, वो दाखिल दफ्तर कर देंगे। लेकिन आपको एक रसीद, जिस वक्त आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे आपको एक रसीद मिलेगी जिसके ऊपर वो कंप्यूटर नंबर उस एप्लीकेशन का और वो उसका मोबाइल नंबर आपका और उसका पुलिस ऑफिसर का तफ्तीशी का वो सारा लिखा होगा। तो इसमें यह है कि आप उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन के जरिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने करना ही कुछ नहीं है। जब पुलिस ने करने कुछ नहीं है तो फिर आपको इतने ज़्यादा तरदद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है, आपने एप्लीकेशन जो है ना वो थाने में मूव करनी है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को साथ उसकी कापी और साथ वो जो आपकी रसीद है वो, और साथ वो चेक और वो मीमो की कापी वो लगा के, तो आपने जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एक अदद पटिशन जो है ना वो बाई ए बाई बी वो फाइल करनी है। तो वो जो जिस वक्त आप वो पटिशन फाइल करेंगे तो वो पटिशन भी फिर जो एडिशनल सेशन जज साहब होंगे, जो जस्टिस ऑफ पीस जिनको बोला जाता है, वो जिनका होता है ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है पीस के हवाले से, और ये उनको जो है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में से जो वो उनको जो इख्तियारात मिले, तो बाई ए बाई बी की जो पटिशन है वो आप करेंगे। तो उसमें जो है ना वो आपकी पिटिशन की एक कापी जो है ना वो मुतल्लिका डीएसपी इन्वेस्टिगेशन या एसपी इन्वेस्टिगेशन को भेजेंगे। वो एसपी इन्वेस्टिगेशन आपको भी बुलाएगा, दूसरी पार्टी को भी बुलाएगा, लेकिन वो ऐसे ही होता है कि वो दूसरी पार्टी फिर भी नहीं आती, वो कहती है जो करना है कर लो, पैसे मैंने नहीं देने, जो होता है कर लो। उसके बाद वो पुलिस जो है ना वो अपनी रिपोर्ट बना के देगी, जो भी रिपोर्ट बना के देगी। अगर आपके पास चेक मौजूद है, चेक का केस है, तो फिर कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर करेगी पुलिस को, एसएचओ को, कि वो इसका पर्चा दर्ज करे। ये डायरेक्ट पर्चा कभी भी नहीं होना। हाँ, अगर आप पैसे लगा लें, अगर आपका 50 लाख का चेक है तो आप लाख रुपए एसएचओ को दे दे तो वो फौरी तौर पे पर्चा भी दे देगा, बंदों को भी उठा लाएगा। लेकिन अगर आपका चेक ही 5 लाख का है तो आप एसएचओ को क्या देंगे और वकील को क्या देंगे और फिर दूसरे तीसरे इधर जो बैठे हुए हैं सारे वो उनको क्या देंगे। तो इसलिए ये है कि आप जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू चलें और अपने पैसे ज़ाया मत करें। बाई ए बाई बी की पिटीशन फाइल करें, उसमें पर्चे के ऑर्डर होंगे और पर्चा जो है ना वो फिर उस ऑर्डर की टेस्टेड कापी साथ एप्लीकेशन साथ आईडी कार्ड लेके आप थाने जाएंगे। थाने वाले पर्चा फिर भी नहीं देंगे। कितनी खूबसूरत बात है हमारे मुल्क की कि एफआईआर करवाना एक शहरी का राइट है, लेकिन आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी, डीपीओ को एप्लीकेशन दी, पर्चा नहीं हुआ, एसएचओ को एप्लीकेशन दी, पर्चा नहीं हुआ, आपने बाई ए बाई बी की पिटीशन फाइल की, उसमें जज साहब ने ऑर्डर दिए, पर्चा नहीं हुआ। कितना खूबसूरत हमारा सिस्टम है, हमारे मुल्क का हमारा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम रह रहे हैं और इसको बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, तो बल्कि कोशिश सिर्फ अपनी ज़ात को बेहतर करने के लिए की जा रही है, ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। खैर उसके बाद आप फिर कोर्ट में दोबारा जाएंगे, दोबारा आप एक पिटीशन फाइल करेंगे, एग्जीक्यूशन पिटीशन, या फिर उसमें जो है ना वो आप तौहीन अदालत या फिर उस पर अमल दरामद की दरख्वास्त, कोई इस किस्म की आप पिटीशन फाइल करेंगे उसी बाई ए बाई बी उसी जज साहब के पास जिन्होंने ऑर्डर किया है। वो फिर एसएचओ को कॉल करेंगे, एसएचओ जो है ना वो आएगा, आगे एसएचओ का बयान जो आज तक मैंने देखा है वो यही होगा कि जनाब ये बंदा हमारे पास आया ही नहीं है। देखिए कितना प्यारा निज़ाम है कि आपने चक्कर लगा लगा के आपके पाँव घिस गए हैं एसएचओ के पास, लेकिन वो आगे कोर्ट में कहेगा जी ये बंदा मेरे पास आया ही नहीं है, और कोर्ट मान लेगी, कोर्ट कहेगी चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको तुम्हारे साथ भेजते हैं, इसकी एफआईआर काटो और हमें पर्चा ला के दो, तो वो एफआईआर जो है ना वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मोहतरम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। एफआईआर हो गई, उसके बाद वो बंदा अगर पकड़ा भी जाता है तो जेल भी चला जाता है, तो ट्रायल भी हो जाता है, उसकी बेल अगर सपोज कि आप इतने कामयाब, आप इतने यानी कि सक्सेसफुल है कि आप उसकी बेल भी कैंसिल करवा देते हैं और उसके बाद वो जेल में भी चला जाता है, तो आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे, वो उसको सिर्फ सजा ही होगी। पैसे रिकवर करने के लिए आपको अलहदा से सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल दावा करना पड़ेगा, जिसको
ऑर्डर 37 रूल 1 एंड 2 CPC ज़ाब्ता दीवानी का दावा जो है ना वो बोला जाता है। वो दावा आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस जो है ना वो उस बंदे को भेजना है, भिजवा रहा है किसी वकील साहब के थ्रू कि ये मेरे पैसे तुमने देने हैं, इसके लिए ये चेक दिया था और ये चेक जो है ये कैश नहीं हुआ। तो जब कैश नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारे खिलाफ जो है ना FIR भी करवा दी है, तो अब मैं जो है ना मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सिविल सूट भी फाइल करूँगा। तो वो आप दावा वो लीगल नोटिस भी भिजवाएंगे उसको, उसके बाद भी वो पैसे नहीं आपको देगा। फिर आप उसके खिलाफ सिविल सूट करेंगे। सिविल सूट जो है ऑर्डर 37 का करेंगे। फिर उसमें जो है ना अगर वो पेश हो जाता है तो फिर तो आपकी खुशकिस्मती है कि वो बंदा पेश हो जाता है। लेकिन अगर वो पेश नहीं होता तो फिर आपको उसकी एक्स पार्टी डिग्री मिलेगी। एक्स पार्टी डिग्री आप समझते हैं, मेरी और भी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें एक्स पार्टी डिग्री का जिक्र है कि जिसमें कोई डिफेंडेंट या कोई जो मुखालफ पार्टी है वो पेश ना हो और अदालत उस दावे को डिग्री कर दे तो उसको एक्स पार्टी डिग्री जो है वो बोला जाता है। तो एक्स पार्टी आपको डिग्री मिलेगी। या अगर वो पेश हो जाता है तो उसको लीव टू कंटेस्ट लेनी पड़ेगी, यानी उसको कोई जवाब पेश करना पड़ेगा अदालत में कि मैं जनाब इस वजह से पैसे नहीं दे सका, या मैंने ये चेक ही नहीं दिया, या मेरा ये चेक चोरी हुआ है, या जो भी उसने जवाब लेना है। हज़ारों जवाब हैं। वहाँ पे भी आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आप पैसे ले सकें। वो हज़ारों जवाब मौजूद हैं उसके पास। तो वो कोई जवाब वहाँ पे गढ़ेगा और वो जो है ना वो आपको और लटकाएगा। उसके बाद आप फिर उस दावे में जो है ना वो आगे आगे चलते जाएंगे। लेकिन ऑर्डर 37 का दावा जो है ना वो 4-6 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बाकी दावे तो सदियों चलते हैं, अगली नस्लें आ जाती हैं। लेकिन ऑर्डर 37 का जो दावा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो दावा होता है, जो पैसों के लेन देन का दावा है, वो 4-6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आपको डिग्री मिल जाएगी अगर आप राइट में हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सॉलिड हैं, आपके गवाह मौजूद हैं, क्रॉस एग्जामिन हुआ है, आपकी गवाही स्ट्रॉन्ग है और चेक आपके पास असल जो है ना वो मौजूद है, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी। अब डिग्री मिल जाएगी तो उसके बाद भी आपको एक और तरद्दुद करना है जनाब कि अभी आपने उसका इजरा फाइल करना है। आपने उसी कोर्ट में इजरा फाइल करना है जो कि वही कोर्ट जो है ना वो किसी दूसरे जो है ना वो जी माना साहब क्या हाल है, ठीक है? आपके मैसेज आ रहे हैं। चलें, तो आपने सुन लिया, देख लिया, इतना ही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लव यू, आई आल्सो लव यू। तो मुझे थोड़ा सा इनको भाई एक का क्वेश्चन था, उनको थोड़ा सा गाइड कर लूँ कि अगर यानी कि आपने डिग्री भी ले ली है तो उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको एग्जीक्यूशन इजरा फाइल करना पड़ेगा। उसी कोर्ट में आपने इजरा फाइल करना है जो उस अदालत ने उसके बाद फिर सिविल कोर्ट को मार्क करना है। अब सिविल कोर्ट का प्रोसीजर शुरू होगा। वहाँ पे भी उस बंदे को जो है ना वो नोटिस होंगे और नोटिस करने के बाद उसके फिर वारंट गिरफ्तारी निकाले जाएंगे। अगर वो पकड़ा गया तो ठीक है, अब वरना कहाँ पकड़ा जाएगा? यहाँ पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा ऑर्डर 37 के केस में कोई यानी कि इतनी आसानी से पकड़ा जाए। तो खैर, लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर आप समझें कि आपके पैसे तर गए, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो फिर वो सिविल कोर्ट जो है ना वो प्रॉपर्टी या कोई बैंक अकाउंट मौजूद है जिसमें पैसे पड़े हुए हैं तो वो बैंक अकाउंट वगैरह जो है ना उसको अटैच करके वो आपकी रिकवरी करवा देगी। लेकिन जो PPC के तहत आपने FIR करवाई है उसमें आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे। उसमें उसको जो है ना वो बदयांती और धोखाधड़ी करने की उसको सजा मिलेगी, जो कि क्रिमिनल माइंड सेट उसका होगा, इसलिए उसको सजा मिलेगी। लेकिन उसमें आपके पैसे रिकवर नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा जो है ना वो प्रोसीजर है, बड़ा जिसमें एक आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और उसने आपको वापसी के लिए चेक दिया और चेक कैश नहीं हुआ। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। अब हमने और इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो प्रोसीजर देखने हैं कि कॉम्प्लिकेशंस किस किस जगह पे आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने चेक दिया है, आपने पैसे लिए हैं किसी दोस्त से और आपने उसको पैसे वापस नहीं किए किसी मजबूरी की वजह से, और जब पंचायत वगैरह इकट्ठी हुई या कोई और लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने मजबूर किया आपको, तो आपने उसको चेक दे दिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इसमें फिर आगे नेगेटिविटी भी आती है, पॉजिटिविटी भी आती है। अगर तो आप यानी कि आपने उसके पैसे देने हैं तो मेरी पहली एडवाइस ये है कि कोशिश करें
कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें कि अगर आपने उसको पैसे देने हैं तो आप उसका, अब आपके पास नहीं है तो आप उसका तरला करें, मिन्नत करें, या कोई चीज़ ऐसी आपके पास है जिसको आप सेल करके पैसे दे सकते हैं तो आप उसको दे दें। आप उसको जो है ना वो उसको उस चीज़ में ना लेके जाएं कि उसको लिटिगेशन, मल्टीपल लिटिगेशन में ना लेके जाएं, क्योंकि अगर उसने आपकी किसी मुसीबत के वक्त मदद की है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको उतनी मुसीबत में ना डालें। जिस तरह की मुसीबत से उसने आपको निकाला, आप उसको उससे डबल मुसीबत में डाल देंगे तो फिर अल्लाह ताला भी आपसे नाराज़ होगा और आपका ज़मीर अपना भी मुतमईन नहीं होगा। तो इसलिए वो इस सिचुएशन में दूसरी एक और सिचुएशन बनती है कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे ज़बरदस्ती या कोई आपकी दोस्ती की वजह से चेक ले जाता है और वो फिल कर लेता है और फिल करके उसको मीमो लगवा लेता है, तो आपके पास क्या रह जाती है, रेमेडी रह जाती है, आपके पास क्या पोजीशन है आपकी कि आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं कि जबकि आपने उसको चेक भी नहीं दिया, आपने उसके पैसे भी नहीं देने, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से। इस तरह के वाकयात मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि घरों में काम करने वालियाँ जो होती हैं ना, वो चेक बुक में से घरों में औरतों का काम है कि औरतें ऐसी फेंक देती हैं चीज़ें, तो चेक बुक फाड़ के ले जाती हैं, एक अदद चेक ले जाती हैं, कोई साइन खुद कर लिए या कोई इस तरीके से सिर्फ ब्लैकमेल हैरेसमेंट करने के लिए जो है ना, ये बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और चेक की बाबत तो इंतहाई यानी कि ज़्यादा इसमें जो है ना वो बंदे को विजिलेंट होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको कैश होना ही होता है। अगर सीधे हाथ से ना घी निकले तो वो लोग ट्रेड ही कर लेते हैं, इसलिए इसको ज़रा विजिलेंट होकर अपनी चीज़ों को केयरफुल होकर रखना चाहिए। तो उस सूरत में ये है कि आपको जैसे ही पता चले कि आपका चेक जो है ना वो आपकी चेक बुक से गायब है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपने अपने बैंक को एप्लीकेशन देनी है कि ये मेरा चेक गुम हो गया, इसके अगेंस्ट पेमेंट जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो सिस्टम में आ जाएगा और वो आपकी जो है ना वो फर्स्ट इंस्टेंस में आपने ये करना है कि वो चेक जो है ना वो आपने उसकी पेमेंट रखवानी है। उसके बाद आपको नहीं पता कि किसने चेक लिया है, किधर गया चला है, कौन ले गया। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि पुलिस के पास एक रपट दर्ज करवाई जाए कि मेरा ये जो चेक बुक है, ये चेक बुक गुम हो गई है, या मेरा ये जो चेक है ये सेपरेट से मेरे पर्स में पड़ा हुआ था और पर्स में मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी फलां थे, जो कि मेरा पर्स गिर गया है, उसमें ये चेक नंबर वाला चेक भी मौजूद था जो कि फलां जगह पे गिर गया है, उसकी आप रपट दर्ज करवा लें। ये तो ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको नहीं पता कि चेक आपका किधर गया, उस सूरत में आप ये दो काम करेंगे। एक तो ये चेक जो है ना वो वहाँ से उसको जो है ना वो पेमेंट उसकी ब्लॉक करवाएंगे बैंक में से, और दूसरा जो है ना वो आप पुलिस के पास उसकी रपट दर्ज करवाएंगे कि ये मेरा चेक जो है ना वो गुम हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका चेक, आप सपोज के आपका चेक किसी आपके दोस्त ए के पास है, यानी कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरा चेक ए के पास है और मुझे ये भी पता है कि वो उसको मिस यूज करेगा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? उस सूरत में आपने ये जो एक काम जो मैंने आपको बैंक वाला बताया ना, वो आपने फौरी तौर पे करना है कि आपने बैंक में उसकी पेमेंट रखवानी है। और दूसरा ये करना है कि आपने उस बंदे के खिलाफ फौरी तौर पे पुलिस में एप्लीकेशन बुक करनी है कि मेरा चेक इसने चोरी की है। अगर तो चोरी किया है तो फिर और बात है, अगर आपने उसको ऐसे ही दे दिया है बतौर गारंटी या बतौर दोस्ती वो ले गया है या किसी इस वजह से ले गया, तो फिर आपने उसको ये शो करना है कि बतौर अमानतन मैंने इसको दिया था, इस वजह से। मैं आपसे भी एक केसला भी स्टडी करूंगा जो आपको मैं बताऊंगा कि जो अभी केस वो चल भी रहा है इधर सियालकोट की कोर्ट्स में, तो वो मैं आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगा कि वो किस तरीके से चल रहा है। तो उस वक्त आपने जो है ना वो फौरी तौर पे पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवानी है और कोशिश करनी है कि उस बंदे की FIR हो जाए और कि वो जो है ना वो ये चेक जो है ना वो ले गया हुआ है। अगर उसने अभी तक मीमो नहीं लगवाई तो आपने बैंक को पार्टी बना के बैंक को भी पार्टी साथ बनाना है, SHO को भी, SHO जो मुतलका आपके बैंक का जो मुतलका SHO आने वाला है उसको भी फरीक बनाना है और उस बंदे को भी फरीक बना के आपने एक सिविल सूट भी फाइल कर देना है फौरी तौर पे, दावा हुक्म इम्तनाई, कि जिसमें आपने ये लिखना है, ये बताना है कि ये मेरे पास चेक था जो कि मेरा जो है ना ये फलां बंदा जो है ना वो इस तरीके से ले गया है और अब वो इसको मिस यूज़ जो है ना वो करना चाहता है जिसका कि उसको कोई इख्तियार नहीं है।
तो उसमें कोर्ट जो है ना वो उनको भी तलब करेगी और डायरेक्शन भी साथ दे देगी और स्टे भी जारी कर देगी और हुक्म इम्तनाई भी जारी कर देगी। तो ये चीज़ें जो है ना ये दोनों साइड की स्टोरी आपने इस वक्त देख ली। सिंपल स्टोरी जो है ना, इसमें अभी कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं आई। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज होंगी, लेकिन वो जो है ना वो अब वो सेशन इंशाल्लाह कोई घंटे डेढ़ बाद इंशाल्लाह करेंगे हम। लेकिन अभी जो है ना ये आप दोनों साइड की स्टोरी आपने देख ली कि एक तो ये कि आपने पेमेंट दी है, पैसे दिए हैं किसी को बतौर लोन और उन्होंने आपको आगे से चेक दिया है जो कैश नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है। और दूसरा ये कि आपने पैसे लिए हैं और वापसी के लिए चेक दे दिया है लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं हो सका, तो फिर आपने क्या करना है, या आपका चेक चोरी हो गया है या गुम हो गया है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है। तो ये चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही जो है ना आज के लिए जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई घंटे डेढ़ बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा आपके पास। उसमें जो है ना वो हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी हैं वो भी देखेंगे और इसके अलावा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस ला भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।